संभले रहे संभाले रहे, इंसान है इंसान ही रहे, आजमाइश है ईमान से रहे। वो देखो कुछ गुजर गए, सफर में संग थे, बिछड़ गए कहीं मेरे कमी तो नहीं रही, कहीं मेरे रुखी तो नहीं बढ़े, फासलों में सही नज़दीकियाँ जिंदा रहे। इंसान है इंसान गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट अपन ने कुछ रूल्स लिखाए थे। आपको अधि सीड स्था आस उप अनु अधि आवस धातु अभिनिवेश अभिनिविश और 16 द्विक्रमिक धातुएं लिखाई थी। उनके अपने को कर्म कारक विभक्ति द्वितीय कर्म कारक में जो द्वितीय विभक्ति प्रयोग करने हैं उनके सेंटेंस अपने को करने हैं। बाकी है जो उसको आगे हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और बैठ जाइए आप स्माइल के साथ। इस तरह की स्माइल आती है, स्माइली है ना। उस स्माइली के साथ आप अच्छे से बैठे और पहले एक बार कहीं भी पढ़ाई करें तो ईयरफोन लगा के पढ़े, एकांत में पढ़े ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चलिए देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अपना रूल्स लिखा था अधि शीड स्था आस। देखिए अधि अधि तो क्या है, उपसर्ग है और शीड धातु स्था धातु और आस धातु, यानी अधि उपसर्ग के साथ अगर शीड शीड का मतलब तो सोना स्लिप करना, सोना स्लिप करना है। ठीक है, अधि के साथ अगर शीड आ जाए, शीड धातु आ जावे, ठीक है, ये स्था का मतलब होता है बैठना और आस आस का मतलब भी क्या होता है, बैठना होता है। तो अगर अधि के साथ शीड स्था और आस धातु आ जावे तो आपको क्या करना है, आपको द्विकर्मक धातु यानी द्विकर्मक धातु क्या, आपको कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना ही है। जरा आगे देखिए, सेंटेंस बनाते हैं अपन। सुरेश बिस्तर पर सोता है। ध्यान दीजिएगा, सुरेश बिस्तर पर सोता है। देखिए सुरेश बिस्तर पर सोता है, सुरेश बिस्तर पर सोता है। सुरेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुरेश और बिस्तर के बीच में कोई कारक चिन्ह है क्या, नहीं है। और सुरेश अपना क्या है, कर्ता है। कौन सा है, कर्ता। और अपने को पता है कि अपन कर्ता में क्या लगाते हैं, कर्ता में विभक्ति लगाते हैं प्रथमा। क्या लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो सुरेश की प्रथमा क्या हो जाएगी, जो राम की होगी वो सुरेश की हो जाएगी। ये हो गया सुरेश, जैसा लग जाएगा आगे। चलिए ये काम हो गया सुरेश, यो काम हो गया कर्ता। ठीक है, बिस्तर पर। अब आप सीधा सोचोगे बिस्तर पर का मतलब होता है कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के लिए संबंध का के री रा रे अधिकरण में या पर देते सप्तमी विभक्ति। तो आप इस पर को देखकर क्या लगा दोगे, सप्तमी विभक्ति लगा दोगे। जो आपको ऐसा नहीं करना है, क्या नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना, आपको यहां पर बिस्तर पर सोता है। सोना पहले अपन इस क्रिया को ले लेते हैं। ठीक है, सोना को कहते हैं शीड। क्या कहते हैं, शीड। और शीड के साथ लगेगा अधि, क्योंकि बिस्तर पर सो रहा है अधि। ठीक है, अधि के साथ शीड धातु, अधि के साथ मुझे क्या लगानी है, शीड धातु लगानी है। अब बताओ सोता है, ता है में पीछे क्या आ रहा है, लट। वर्तमान काल का मतलब क्या हो गया, लट लकार हो गया। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब क्या हो गया, लट लकार। अब आप बोलोगे सर लट लकार सुरेश के हिसाब से प्रथम पुरुष एक वचन आना चाहिए, है ना, वैसा नहीं आएगा। ये चलेगी आपकी आत्मनि में। तो ये बनेगा आपका अधिशेते। क्या बनेगा आपका, अधिशेते। आत्मनि पदी के अनुसार बनेगा अधिशेते। आपकी किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूं आपको। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सुरेश बिस्तर पे सोता है इसका संस्कृत बनाइए, इसमें इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा मैं अभी बताता हूँ। फिर भी देख लीजिए अधिशेते कैसे बना। आपको पता है आत्मनि में अपन पढ़ते हैं पठ, वाच्य प्रयोजन अपन ने पढ़ा है पठयते पठयन्ते, पढ़ा ना। ये प्रथम पुरुष के अंदर पढ़ा है पठयते पठियते पठियन्ते। तो जो पठयते है इसी तरह शीड का चलता है शेते। क्या चलता है शीड का, शेते। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका सुरेश अधिशेते। अब लेकिन अब बीच का जो कर्म बचा है
बिस्तर पर। अब इसका क्या करेंगे? अब अपने को पता है अधि के साथ अगर शीट धातु आती है तो अपन कर्म में, किसमें? कर्माणी, यानी कर्म में क्या करते हैं? कर्म में अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसकी वजह से? इस अधि और शीड की वजह से। तो बिस्तर पर, बिस्तर को क्या कहते हैं अपन बताइएगा? बिस्तर को कहते हैं सैया। क्या कहते हैं? सैया। वो वाला जो सैया नहीं है, ये सैया और उस सैया में बहुत अंतर है। ये सैया कौन सा? ये सैया अपना हबी हस्बैंड वाला, प्रेमी वाला सैया है। तो ये शैया है बिस्तर पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो शैया, तो शैया की द्वितीय क्या हो जाएगी? सैया की द्वितीय हो जाएगी जो राम की होगी, शैयाम। सुरेश सैयाम, सुरेश सैयाम अधिशते, ये हो गई इसकी हिंदी की संस्कृत। चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आएगा इस तरह का कि बताइए, मैं क्वेश्चन इसी में दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सुरेश संयाम अधिशते। क्वेश्चन है कि संयाम जो रेखांकित पद है, रेखांकित पद में विभक्ति चेत कारणम लिखत। मतलब आपको क्या बताना है? विभक्ति बतानी है और कारक बताना है या कारण बताना है। तो बताओ संयाम में कौन सी विभक्ति है? संयाम में अपने को पता है कि ये द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। और कारण क्या है? कारण ये है अधि के साथ अगर शीड धातु आए, क्या है? शीड धातु आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा? इस तरह का अशुद्धि का। देखिए अशुद्धि क्या है? सुरेश ठीक है, शय्यायाम, है ना, शय्यायाम अधिशेते। बस आपसे पूछेगा इस वाक्य को शुद्ध करो। क्या पूछेगा? इस वाक्य को शुद्ध करो। तो अपने को पता है सुरेश तो सही है, अधिशेते के साथ में आती है द्वितीय विभक्ति, ये तो है ही नहीं द्वितीय विभक्ति, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? शय्याम आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। सुरेश श्याम अधिशते। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा इसमें तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, विभक्ति चित कारण लिखता है। 101% लिख लेना, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो यही आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा, राजा क्या है? अपना कर्ता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाते हैं अपन? आपको पता है कर्ता के अंदर अपन लगाते हैं प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, है या नहीं? तो राजा की प्रथमा क्या हो जाएगी? आपको पता है राजा को अपन क्या कहते हैं? नृपे। क्या कहते हैं? नृपे। राजा भी बोल सकते हैं, नृपे भी बोल सकते हैं। सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। बैठने का मतलब हो गया स्था, और स्था को अपन कहते हैं तिष्ठ। क्या कहते हैं? तिष्ठ धातु भी कहते हैं स्था को, ठीक है। अब बताओ, पहले इस पर आ जाओ, राजा और बैठना पर आ जाओ। बीच की चीज बाद में करेंगे। बैठता है, बैठना क्या कहते हैं? स्था या तिष्ठ। ता है आ रहा है, ता है का मतलब लकार कौन सा आ जाएगा? लट लकार आ जाएगा। कौन सा लकार आ जाएगा? लट लकार। अब बताओ स्था या तिष्ठ धातु लट लकार, राजा कौन से नप कौन से पुरुष में आएगा? नप का तो पता है अपने को। देखो अहम आवाम वयम होता तो उत्तम पुरुष, त्वम युवम यूयम होता तो मध्यम पुरुष, बाकी जो बचा प्रथम पुरुष। राजा, यहाँ पर राजा क्या है? प्रथम पुरुष में आएगा। कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। तो प्रथम पुरुष में लट लकार क्या होगा? राजा एक वचन है तो अपने को पता है लट लकार क्या बनता है? पठती पठत पठंती पठती बनता है। क्या बनता है? जरा देखिए, पठती पठत पठंती बनता है, ठीक है। तो स्था तो चलेगा नहीं, तिष्ठ चलेगा, तो बन जाएगा तिष्ठति। प्रथम पुरुष नृप, ये बन जाएगा तिष्ठति, ठीक है। और तिष्ठति के साथ में मुझे क्या लगाना? अधि लगाना है। क्या लगाना? अधि लगाना। तो ये बन जाएगा अधितिष्ठति। ये लीजिए, ये बन गई नृप अधितिष्ठति। अब सिंहासन पर, सिंहासन पर, तो सिंहासन में लग जाएगी द्वितीय।
सिंहासनम, ये लग गई द्वितीय विभक्ति। क्यों लगी? इसके योग में अधितिष्ठति के साथ में। ध्यान देना, अगर आप अधि नहीं लगाते हो, विशेष ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस ऐसा भी बना रहा हूं सीधा, ऐसा कैसा बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। राजा सिंहासन पर बैठता है, ठीक है, राजा सिंहासन पर बैठता है। सीधी सी बात है, राजा को अपन क्या कहेंगे? नृप कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंहासन पर, सिंहासन पर यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में यहाँ पर, यानी सप्तमी विभक्ति। तो अगर मैं सिंहासन की यहाँ सप्तमी विभक्ति लगा दूं, सिंहासने, क्या लगा दी? सिंहासने। और बैठता है, बैठता हो विद्या ने तिष्ठति, क्या लगा दिया? तिष्ठति। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आंसर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग नहीं किया है? इसमें अधि का प्रयोग नहीं किया है। अगर अधि आता है तो द्वितीय लगानी है, और अधि के साथ तिष्ठति नहीं आता है तो आप सप्तमी लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। क्लियर है? राजा सिंहासन पर बैठता, अगर अधि तिष्ठति आता है तो द्वितीय लगा देना, और अधि तिष्ठति नहीं आता तो सप्तमी लगाएंगे, ठीक है। ये विभक्ति कौन सी हो गई? अब सप्तमी विभक्ति, कारण अधिकरण कारक के योग में। चलिए आगे, इसी का सेंटेंस देख लीजिए। अगर आप इसी में बता देता हूं आपसे, अगर आपसे पूछे कि बताओ सिंहासन में कौन सी विभक्ति है? सिंहासन में द्वितीय विभक्ति है, और कारण क्या है? अधि प्लस तिष्ठ धातु योग है, ठीक है। आपको दे देंगे राजा सिंहासने, क्या दे दिया? राजा सिंहासने अधि तिष्ठति। शुद्ध करो, मैं लिख के बता देता हूं, इधर लिख रहा हूं। आपको दे दिया कि नृप सिंहासने अधितिष्ठति। अब आपसे पूछे, बताओ भाई, शुद्ध करो। शुद्ध करना है तो अपने को पता है सिंहासन है और अधि आ रहा है, अधि के साथ तो द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। सिंहासन क्या है? सप्तमी है, तो ये क्या लग जाएगा? सिंहासनम। एक तो ऐसा पूछा जा सकता है, शुद्ध करो। दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है, नृप सिंहासनम तिष्ठति। अब बताओ, अब अशुद्धि क्या है? अब भी अशुद्धि यही है, सिंहासनम। तिष्ठ के साथ तो कौन सी आती है? तिष्ठ के साथ तो अधि आता है, तो द्वितीय लगानी है। अब मुझे क्या लगानी है? सप्तमी लगानी पड़ेगी, सिंहासने। नृप सिंहासने तिष्ठति। ये यहां से कॉपी कर लेना, इसके नीचे दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, श्याम नगर के पास अगला नियम है उप अनु अधि आवस, यानी उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद अगर वस धातु का प्रयोग होता है, इसका वस धातु का प्रयोग होता है तो द्वितीय लगानी है, वरना कारक के अनुसार आएगी। जरा देखिए, श्याम नगर के पास रहता है। श्याम नगर के पास रहता है, बहुत आसान है। श्याम नगर के पास रहता है, किसके पास रहता है? नगर के पास। तो आपको पता है पास का मतलब होता है समीप, और समीप के लिए अपन काम में लेते हैं उप। उप का मतलब क्या होता है? समीप या पास में होता है ना। जरा देखिए, वीडियो को 2 बार देखना, इसके साथ साथ मेरे साथ साथ लिखने का ट्राई नहीं करें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले एक बार इसको पूरा कंप्लीटली देखें, फिर इसको रफ कॉपी में करें, फिर इसको फेयर कॉपी में करें, तो बेटर समझ में आएगा आपको। जरा देखिए, मैंने लिखा आपको के पास। के पास को कहते हैं उप, ठीक है। और रहता है, रहना, रहना को कहते हैं अपन वस धातु। क्या कहते हैं? वस। अब अपने को पता है उप और वस को, उप और वस, ये रहा आपका उप और ये रहा आपका वस, मतलब दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, बाद में जोड़ेंगे। पहले देखिए, श्याम नगर की, श्याम और नगर की बात करते हैं। ये श्याम क्या अपना कर्ता है, और कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। तो जो राम की होगी राम है, वो श्याम की हो जाएगी श्याम है। ये लिख दिया मैंने, प्रथमा विभक्ति श्याम। नगर के पास रहता है, किसके पास रहता है? नगर के पास। अब श्याम की बात कर रहा हूं मैं, रहना, ठीक है। वस धातु, किसकी बात कर रहा हूं? वस धातु। अब देखिए उप आ रहा है ना के पास, उप के साथ उप और वस धातु का प्रयोग होता है, तो विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीय लगती है।
तो वह द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? नगरम। जो राम की होगी वो नगर की हो जाएगी, नगरम। श्याम नगरम। अब क्या लगाना है मुझे? इसको तो उप कहते हैं यहाँ पे, अब मुझे लगाना है उप। ठीक है, अब बची मेरे पास वस धातु। क्या बची? वस धातु बची। लकार देख लीजिए, लकार आएगा लट लकार। कौन सा लकार आएगा? लट लकार। वर्तमान काल ता है आ रहा है, इसलिए धातु कौन सी हो गई? वस। किसके अनुसार लग रहा है? श्याम। रहना श्याम के अनुसार। और श्याम कौन है? श्याम कौन से पुरुष में आएगा? अहम आम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यम मध्यम पुरुष, बाकी सब प्रथम पुरुष। तो श्याम किसमें आ जाएगा? प्रथम पुरुष में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। जरा देखिए, अब बस धातु लट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? अपने को पता है पठती होता है अपना, तो पठती होता है तो वस का क्या हो जाएगा? वस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्ती। तो मैंने लिख दिया वसती, उपवसती। देखो दोनों साथ में जोड़ के लिखा है ना, उपवसती। दोनों साथ में जोड़ के लिखा है ना, उपवसती। श्याम नगरम उपवसती। ठीक है, एक तो ये बन गया सेंटेंस। ठीक है, अगर आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इस तरह से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्याम नगरे उपवसती। श्याम नगरे उपवसती, तो बताइए श्याम नगरे उपवसती, तो बताइए अशुद्धि कौन सी है? अपने को पता है कि उप और वस के साथ में तो होती है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और नगरे जो है ये सप्तमी विभक्ति है। हो गई ना गलत? क्या लग जाएगा? नगरम लग जाएगा। श्याम नगरम उपवसती। ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपका? अशुद्धि, ये अशुद्धि का हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पद में अपने को पता है नगरम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। और किसके योग में है? उपवसती के। ये विभक्ति हो गई द्वितीय। और आपसे कारण पूछे, कारण बता दोगे उप प्लस वस्ती के साथ में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जरा देखिए, आप कॉपी कर लेना, बाद में रिवीजन करो तब। ठीक है, मैं मिटाता भी जा रहा हूं, आपको लिखना भी है। ठीक है, अब जो आपसे एक नया जो क्वेश्चन पुटअप होता है यहां से, वो इस तरह से होता है। जरा देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा श्याम नगरे वस्ती, अशुद्धि बताओ। श्याम नगरे वस्ती, अशुद्धि बताओ। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है, एकदम राइट है। श्याम नगर में रहता है, इसकी हिंदी क्या है? श्याम नगर में रहता है। मुझे बताओ कहाँ गलत है ये? रहना वस है, और में नगर में, मगर में किस में आता है? कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काके की रारे अधिकरण में या पर, यानी सप्तमी विभक्ति। तो इसमें सप्तमी ही तो लगाई है नगरे, सप्तमी तो लगाई है नगरे, गलत कहाँ है? लेकिन अगर इसके साथ उप हो जाता तो इसमें क्या लगा देते? अपन द्वितीय लगा देते। क्या लगा देते? द्वितीय। क्यों लगा देते? अगर इसमें उप होता तो। उप नहीं है तो अपन कारक के अनुसार लगाएंगे। ये एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, दोबारा फिर से कह रहा हूं, इन सेंटेंस को अच्छे से रीड कर लेना, यही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। कुलदीप घर के पीछे रहता है। कुलदीप घर के पीछे रहता है। कुलदीप घर के पीछे रहता है। के पीछे को अपन कहते हैं अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, पश्चात, रहना, और रहना को अपन कहते हैं वस धातु। क्या कहते हैं? वस धातु। कुलदीप और घर के बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो मैं कुलदीप अपना क्या करता है, और कर्ता में लगता है प्रथमा विभक्ति। तो जो राम की होगी वो कुलदीप की हो जाएगी। ये हो गया कुलदीप। ठीक है, घर के पीछे रहते हैं, घर को कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह अनु। अब देखो विभक्ति कौन सी लगानी, आपको पता है अनु के साथ अगर वस धातु आ जाए, ये लिखा हुआ अनु के साथ अगर वस धातु आ जाए तो मुझे द्वितीय विभक्ति लगानी है। जो ग्रह की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? जो फलम की होगी, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, ग्रहम ग्रह ग्रहणी, ये हो जाएगी ग्रहम, फल के अनुसार चलेगी। ठीक है, ये हो गई द्वितीय विभक्ति। कौन सी हो गई? द्वितीय। अब देखिए, कुलदीप
रहता है तो कुलदीप के अनुसार वस धातु आएगी। पीछे क्या आ रहा है, ता है का मतलब क्या आ जाएगा, लट लकार आ जाएगा। ता है का मतलब क्या आ जाएगा, लट लकार आ जाएगा। वर्तमान काल वस धातु क्या होता है, और कुलदीप कौन से पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है क्या होता है, पटती होता है तो ये वस्ती हो जाएगा। मैं क्या लगा दूंगा, ये अनु के साथ लगा देता हूँ, वस्ती अनुवस्ती, जोड़ दिया। कुलदीप ग्रहम अनु वस्ती, ये बन गया आपका सेंटेंस। आपसे ये सेंटेंस इस तरह से पूछा जाएगा कि ग्रहम में रेखांकित पद है कौन सी व्यक्ति, रेखांकित पद है द्वितीय व्यक्ति, कारण क्या है, अनु प्लस वस्ती के साथ में। ये आप करोगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप करोगे ये सेंटेंस। नीचे और क्वेश्चन जो मैंने बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ कुलदीप ग्रह अनुवस्ती अशुद्धि, बताओ ग्रह क्या हो जाएगा, ग्रहम हो जाएगा। ये हो गई आपकी अशुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 100% वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 100% लिख लो। और ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आएगा मतलब आएगा। मैं इस सेंटेंस को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखिए सर, सेंटेंस है आपका, हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हरि की बात करूं, हरि क्या है, अपना कर्ता है यहाँ पर इस सेंटेंस का, और वैकुंठ दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो हरि की प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी, जो मुनि की होगी, ये हो जाएगी हरि। ये विसर्ग लगा दिया, ठीक है, लगा दिया हरि वैकुंठ में। वैकुंठ में देखो में आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के लिए संबंध काके की रारेरी अधिकरण में या पर, यानी लगेगी अधिकरण कारक, अधिकरण क्या लगेगा, अधिकरण, और अधिकरण में लगती है सप्तमी, क्या लगती है, सप्तमी। तो वैकुंठ की सप्तमी क्या होगी, वैकुंठ जो राम की होगी, राम है, राम की क्या होती है, राम है, वैकुंठ की हो जाएगी वैकुंठे। हरि वैकुंठे रहना, रहना को कहते हैं वस धातु, क्या कहते हैं, वस धातु। और पीछे क्या आ रहा है, ते है, और ते है का मतलब हो गया लट लकार, क्या हो गया, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, अब बताओ वस धातु लट लकार, और ये हरि किसके लिए आया है, क्रिया का कर्ता, क्रिया यही है, तो हरि कौन से पुरुष में आएगा, देखो अहम अहम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवम युवम मध्यम पुरुष, बाकी जो बच्चा प्रथम पुरुष, तो हरि कौन से पुरुष में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रथम पुरुष में। और वैसे भी हरि प्रथम पुरुष ही होते हैं। और वचन कौन सा है, एक वचन है आपका, कौन सा, एक वचन। तो वस धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, वस्ती होता है, पठती होता है, वैसे वस्ती होता है। ठीक है, ठीक, ये बन गया आपका सेंटेंस इस तरह का। एक तो ये बनता है, दूसरा सेंटेंस कैसे बनता है जरा देखिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, हरि वैकुंठ में रहता है। हाँ जी, देखिए मैंने अगला सेंटेंस इस तरह से लिखा है, वापस यही लिख रहा हूं, हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठ में रहते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हरि और वैकुंठ दोनों में जो कुछ नहीं है, तो हरि की विभक्ति लगनी है प्रथमा। ठीक है, अब रहना, रहना कहते हैं वस धातु, और मैं वस के साथ में यहां पर अगर आ जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, वस के साथ में आ जोड़ दूं, यानी अब मुझे क्या लगा ना, आवस, क्या लगा ना, आवस। अब देखिए आ के साथ अगर वस धातु आए तो यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी, यहाँ लगेगी द्वितीया। ठीक है, इस में का कोई मतलब नहीं है, फिर इस आ प्लस वस, आ प्लस वस की वजह से क्या लग जाएगी, द्वितीय लग जाएगी। तो वैकुंठ की द्वितीय क्या हो जाएगी, वैकुंठम, और लग गया आवस्ती। ये देखिए, ये भी एकदम सही है। अगर आवस्ती लगाते हो तो वैकुंठम, केवल वस्ती लगाते हो तो वैकुंठ है। ठीक है, अब एक तो ये अंतर हो गया, दोनों में डिफरेंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा वैकुंठम में विभक्ति क्षेत्र तत्कारणम लिखो। तो विभक्ति कौन सी है आपको पता है, हाँ
विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। कारण क्या है? कारण है आ प्लस वस धातु। क्या है? आ प्लस वस धातु है। अब आपसे क्या पूछेगा? इस तरह से पूछेगा, वैकुंठ में विभक्ति बताओ सब। वैकुंठ में विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। कारण क्या है? अधिकरण। अधिकरण कारक योग्य। ठीक है। और अशुद्धि में क्या करता है वो? अशुद्धि में क्वेश्चन इस तरह से देता है आपको कि हरि वैकुंठे, हरि वैकुंठे आवस्ति। अब आपसे कहा कि इसे शुद्ध कीजिए, तो आपको पता है वैकुंठे में द्वितीय आनी, क्योंकि आ प्लस वस आ रहा है या नहीं? तो यह लग जाएगा वैकुंठम। क्या लग जाएगा? वैकुंठम। और यह लग जाएगा हरि, हरि वैकुंठम आ वसति। क्लियर हुआ? ये 100% सेंटेंस पूछा ही जाता है। अभी जो ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म कारक। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगला सेंटेंस देखिए। अगला आपने जो रूल्स लिखाया था मैंने आपको, अभिनिविश। थर्ड लिखाया था अभिनिविश, यानी अभि प्लस नि उपसर्ग के साथ अगर विष धातु का संयोग हो तो, और उसका अर्थ निकलता है प्रवेश करना, तब आपको क्या, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। दिनेश गांव में प्रवेश करता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दिनेश और गांव के बीच की बात करता हूं। दोनों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, और दिनेश अपना क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता। कर्ता कारक है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? आप सबको पता है कौन सी लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। और दिनेश की प्रथमा क्या होगी? अब जरा आपको बार बार यूं मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिनेश में पीछे क्या आ रहा है? ए। राम में पीछे क्या आ रहा है? ए। तो राम की प्रथमा क्या होगी? राम है। तो दिनेश की क्या हो जाएगी? दिनेश है या नहीं? तो आपको मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो देखिए जरा, दिनेश की प्रथमा क्या होगी? दिनेश की प्रथमा हो गई दिनेश। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट आगे देखो, गांव में प्रवेश करता है। आपको पता है गांव में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करना अभी अपन ने लिखा है, प्रवेश करना को अपन कहेंगे अभिनिविश धातु। कौन सी? अभिनिविश धातु। और इसके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? इसके साथ में तो होता है द्वितीय का। किसका होता है? द्वितीय विभक्ति का। यहाँ पर तो मैं आ रहा है, और मैं तो आता है सप्तमी में, लेकिन इस अभिनिविश की वजह से अपन गांव में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? गांव को कहते हैं ग्राम, और ग्राम में लगाएंगे अपन द्वितीय विभक्ति। तो बताओ ग्राम की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? ग्रामम। ठीक है। फिर बात करते हैं अभिनिविश की। दिनेश, अब ये जो दिनेश की क्रिया है ये प्रवेश करना है। ठीक है ना? अभिनिविश धातु हो गई, और पीछे क्या रहा? ता है। ता है का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब हो गया लट लकार। अब बताओ कौन से पुरुष का बताऊं? दिनेश कौन से पुरुष में आएगा? भाई दिनेश तो प्रथम पुरुष में ही आएगा, क्योंकि अहम आम भयम उत्तम पुरुष में आता है, त्वम युवम यम मध्यम पुरुष में आता है, बाकी जो बचा वो प्रथम पुरुष। और दिनेश यहाँ पर क्या है? एक वचन है, ये एक वचन में ही आएगा, है ना? तो जरा देखिए, अब अभिनिविश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? ये होगा अभिनिविष्टे। आत्मनि में चलेंगे, पठयते। कैसे चलेंगे? पठयते, वो वाली बात है। ठीक है। तो अभिनिविष्टे हो गया। दिनेश रामू अभिनिविष्टे, ये तो हो गया पहला। ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ रेखांकित पदे विभक्ति च तत्कारणम लिखे थे। तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? बताओ भाई। रेखांकित पद में तो विभक्ति है द्वितीय। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। आपसे पूछा कारण बताओ, कारण क्या बताओगे? कारण बताओगे अगर अभी के साथ नी और विष धातु का संयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया।
तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस तरह से पूछेगा तीसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा, आपको दे देगा कि दिनेश ग्रामे अभिनिविष्टे। बताओ कौन सी अशुद्धि है, आपसे क्या पूछेगा, बताओ शुद्ध करो, क्या करो, शुद्ध करो। तो आपको पता है ग्रामे अभिनिविश, इसके साथ में क्या आती है, इसके साथ में तो आती है द्वितीया, ये कौन सी है, ये तो है सप्तमी, तो गलत है ये अपनी, तो यहाँ लग जाएगा ग्रामम, तो ये आ जाएगा अभिनिविश, ये आ जाएगा दिनेश ग्रामम अभिनिविश। इस तरह से सेंटेंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब अपन आगे बढ़ेंगे द्विकर्मक धातु की। क्या पढ़ेंगे, 16 जो द्विकर्मक धातु मैंने आपको लिखाई है, उन द्विकर्मक धातुओं को अपन सेंटेंस पढ़ते हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, वह चावलों से भात पकाता है। मैं अपन सेंटेंस कर रहे द्विकर्मक धातु वाली, आप बात कर रहे पकाना। पकाना होता है पच धातु, कौन सा होता है, पच धातु, और अपने को पता है पच धातु कौन सी, द्विकर्मक धातु। और जब द्विकर्मक धातु होती है तो उसके जो गौण कर्म होता है, मैंने 2 कर्म बताए थे, एक मुख्य कर्म बताया था, गौण कर्म बताए थे। गौण कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो पहले आएगा वो गौण होगा, जो बाद में आएगा वो मुख्य कर्म होगा। वह तो अपना क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। चावल क्या हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। कौन सा कर्म हो जाएगा, गौण कर्म। और भात क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म, ठीक है। और ये अपनी क्या हो गई, क्रिया हो गई ये तो अपनी, ठीक है। और धातु कौन सी है, पच धातु, जो द्विकर्मक धातु है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस बनाने की। देखिए, वह कौन, लड़का, वह चावलों से भात पकाता है, लड़का। वह को अपन क्या कहेंगे, वह को अपन कहते हैं से। क्लियर, दोनों बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं, से आ गया। चावलों से में लगता है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, करण से यानी तृतीय विभक्ति लगनी चाहिए। लेकिन इस पच धातु की वजह से गौण कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया। कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। चावल को कहते हैं तंडुल। क्या कहते हैं, तंडुल। क्या कहते हैं, चावल को कहते हैं तंडुल, ठीक है। किसकी तरह चलेगी, द्वितीय विभक्ति लगानी है भाई, अपने को द्वितीय लगानी है, ये चलेगी राम की तरह, ठीक है। राम की, रामो रामा, ये तो हो गई प्रथमा। रामम, रामो रामान, ये हो जाएगी द्वितीय विभक्ति, ठीक है। अब देखिए, तंडुल चावल एक तो पकाएगी नहीं, चावल होंगे बहुत सारे यानी बहुवचन, तो बहुवचन में आता है रामान, तो ये हो जाएगा तंडुलान। बस इतना आसान था, तंडुलान से तंडुलान। अब भात को, ये जो से है ना इसके अंदर इंक्लूड हो गया, भात को किसको पकाएगी, भात को पकाएगी। इस को के कारण इसमें क्या आएगी, मुख्य कर्म में भी द्वितीय विभक्ति आएगी, इसको कहेंगे ओदन। और जो रामम होगी, रामम ओदनम, से तंडुलान ओदनम। अब बात करते हैं आगे, देखिए पच धातु की, द्विकर्मक धातु है पच, ठीक है। पकाने वाला कौन है, वह का संबंध इस पकाना क्रिया से है। तो बात करते हैं इस पच धातु की, पीछे कह रहा ता है, ये देखिए पच धातु, और लकार कौन सा आ जाएगा, लट लकार आ जाएगा। कौन सा लकार आ जाएगा, लट लकार। अब इस से कौन से पुरुष में आएगा, देखिए से आपको पता है प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष। वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा। ये लिख दीजिए पच धातु, सिंपल सी बात है, क्या पठती आता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पचती। इज दैट क्लियर। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, बताइए रेखांकित पदे विभक्ति चेत कारणम लिखते। तो विभक्ति में, विभक्ति तो अपने को पता है, कौन सी विभक्ति लगाएंगे,
द्वितीय विभक्ति अपने को ये भी पता है, ये बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। कारण क्या है? तो कारण है सर द्विकर्मक धातु योगी। द्विकर्मक धातु कौन सी है? पच। द्विकर्मक धातु योगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? गौण कर्म में। किसमें? गौण कर्म में। ये लिखना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से दिया जाएगा, से तंडुलम ओदनम पचती। बताओ अशुद्ध क्या है? या फिर आपको दे देंगे इस तरह से, पच्यते। अब बताओ, आपको बोलेंगे शुद्ध करो। क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे शुद्ध करो। तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज तो पच्यते नहीं आता है। ठीक है, पच्यते नहीं आएगा, क्या आएगा? पच्यति। किसके अनुसार आएगा? इस से के अनुसार आएगा। इस से के अनुसार पचती आएगा। दूसरा काम तंडुलम नहीं आएगा, क्योंकि तंडुल शब्द एक वचन थोड़ी है, बहुवचन है। चावल तो बहुत सारे हैं। क्या आ जाएगा? तंडुलान। तो बन जाएगा से तंडुलान ओदनम पचती। ये हो गया आपका शुद्ध। सेंटेंस देखिए, वह बकरी को गांव ले जाता है। और कोई मिला नहीं, बकरी ही मिली इसको, है ना। वह बकरी को गांव ले जाता। सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बकरी भी एग्जाम में आती है ना। वह बकरी को गांव ले जाता है, बहुत आसान है। वह एक काम कर, ले जाती है कर देता हूँ। ठीक है, लड़कियां अच्छी लगेगी इसमें ना। वह बकरी को गांव ले जाती है। वह कौन? लड़की है, तो क्या आ जाएगा? सा। ठीक है, क्योंकि वह क्या है? करता है अपना। ठीक है, ले जाना, ले जाना कहता है नहीं। झांसी की रानी हो, नाराज मत हो जाना, मैं ऐसे ही तो पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, नहीं या नी धातु। ठीक है ना, ये हो गई द्विकर्मक धातु। बकरी को गांव ले जाती है। अब आपको पता है इसका बकरी को वैसे भी को आ रहा है, और ये गौण कर्म भी है अपना। क्या है? गौण कर्म है। कौन सा कर्म है ये? गौण कर्म। और ये गांव हो गया आपका मुख्य कर्म। वह आपका मेन काम क्या? गांव जाना है। साथ में आप बकरी किसी को भी ले जा सकते हो, आप चाहो तो शेर को भी ले जा सकते हो। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका कर्ता। इसको बोल दिया अपने सा। बकरी को गौण कर्म, बकरी को बोलते हैं अजा। क्या बोलते हैं? अजा। आजा नहीं, अजा। ठीक है, अब बोले सर बकरा को क्या बोलते हैं, है ना। सोचते रहिए बकरा को क्या कहते हैं। बकरी को बोलते हैं अजा। अजा की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? देखो ये आपकी लता। लता की द्वितीय होती है लताम। तो अजा, अजा की क्या होगी? अजाम। अजान मत कर देना, ये हो गई सा अजाम। ठीक है, गांव को ले जाती है, तो वैसे इसमें ग्रामम द्वितीय आनी, क्योंकि को इसमें साइलेंट है। ले जाना आती नई धातु, और सा कौन में आती है? प्रथम पुरुष। ये लग जाएगा नए ती। बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको, बताइए रेखांकित पदे विभक्ति चेतक कारणम लिखे थे। तो अजाम में विभक्ति क्या होगी? आपको पता है क्या? हाँ, मुझे तो नहीं पता। हाँ, द्वितीय विभक्ति। कौन सी है? द्वितीय। और आपसे पूछे कारण बताओ, बिल्कुल आसान है। द्विकर्मक धातु जो है नी योगे, किसमें? गौण कर्म में। ठीक है, अगला आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अशुद्धि लिखिए। अशुद्धि में आपको क्या करेगा? वो इस तरह से लिखेगा, सा अजा ग्रामा नैति, इस तरह से लिखिएगा। तो आपको पता है कि ये दोनों ही गलत है। भाई ये दोनों ही गलत है ना, के लिए बस क्या आ जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? अजाम। इसका भी हो जाएगा ग्रामम। और ये हो जाएगा नैति, और ये हो जाएगा सा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? ये हो गया आपके द्विकर्मक धातु। वैसे तो ये 16 है द्विकर्मक धातु पूरी। ठीक है, लेकिन मैं आपको 16 पूरे का पूरा सेंटेंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको लगभग सारे करवा दिए। जो कर्म कारक है वो थोड़ा बड़ा है,
और कर्म कारक में सेंटेंस हमेशा एक ना एक तो पूछा ही जाता है, 100% आएगा, और जो मैंने आपकी कॉपी में लिखवा दिया है उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर भी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपकी संस्कृत की बुक के पीछे जो कारक प्रकरण है उसके अंदर पूरे के पूरे सेंटेंस 16 धातुओं के साथ दे रखे हैं। एज इट इज सेंटेंस जैसे मैंने बोर्ड पे लिखवाए हैं, जैसे तो आपकी किताब में एज इट इज उठकर आते हैं, उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो आप संस्कृत में 100 में से 100 भी आते हैं, बहुत आसान, बहुत कम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस चीज को कंटिन्यू करते रहे, आपका कर्म कारक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तसल्ली हो गई, बड़ा आसान, आज बड़ा पूरा हुआ, तसल्ली। 6 से 7 वीडियो बन गए कर्म कारक, लेकिन अब जो आगे वीडियो आएंगे वो इतने लंबे नहीं बनेंगे। ठीक है, आप स्माइल करते रहे, पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, और थैंक यू, जय हिंद।